स्वराज आईएएस के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका पुनः स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि इस सीरीज में मैं भारत की राज्य व्यवस्था एवं संविधान, या फिर यूं कहा जाए भारत के संविधान एवं राज्य व्यवस्था पर जो है मैं एक यूनिक लेक्चर सीरीज शुरुआत किए हैं, जिसमें हम भारत के संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित जितनी भी उसके डायमेंशंस है, जो संकल्पनाएं हैं, जो विचार है, उनको बहुत मौलिक रूप से समझने के प्रयास कर रहे हैं, जिससे आगामी जो आपके छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा है, जिनको हम राज्य सेवा परीक्षा के नाम से जानते हैं, राज्य में सबसे बड़ी परीक्षा है और जिस परीक्षा को जो है पास करके जो है उसमें आप चयनित होकर के जो है राज्य की जो प्रमुख सेवाएं हैं, जो प्रमुख सेवाओं में से जो है इनमें से राज्य सेवा के अधिकारी बनते हैं आप, जिनमें चाहे वहाँ डिप्टी कलेक्टर की बात करें या फिर उसमें डीएसपी डीवाईएसपी की बात करें या फिर जो है अदर जो उसमें सर्विसेज अदर जो उसमें जो है जो पोस्ट होते हैं ये, और सबका सपना भी होता है स्वाभाविक रूप से। तो स्वाभाविक है उस सपने को पूरा करने में जो है सबकी अलग अलग भूमिका होती है। आपकी खुद सबसे बड़ी भूमिका होती है, मगर साथ में हमें यहाँ भी ध्यान रखना होता है कि आपकी जो तैयारी जो है बिल्कुल सही दिशा में चले, सही दिशा में चले। और वो सही दिशा क्या होता है, तो वो निर्धारित होता है आपके सिलेबस से कि उस परीक्षा का सिलेबस क्या है, पाठ्यक्रम। तो वो आपको दिशा देने वाला सबसे पहला जो डायमेंशन होता है, जो पहला जो बेसिक एलिमेंट होता है, वहाँ आपकी सिलेबस। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आपको जो है छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा है, जिनको राज्य सेवा परीक्षा कहते हैं, उनकी पाठ्यक्रम की बहुत मौलिक समझ होनी चाहिए, सही तथ्यों की जानकारी होना चाहिए। अब उसमें आपको ये समझना है कि एक्चुअल में जो है पाठ्यक्रम के सिलेबस में है तो प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस अलग है, अलग प्रकार से होता है, आप जानते हैं, उसमें जिसमें सिर्फ मौलिक विषयों का बस उल्लेख कर दिया जाता है, और वैसे जो है उसमें मुख्य परीक्षा होते हैं ये, ठीक। अब साथ में जब जानते भी हैं कि अब एग्जाम अगर दिए भी होंगे या फिर पहली बार तैयारी कर रहे हैं, तो स्वाभाविक यहाँ बात आपको जानना चाहिए कि इसमें जो है इस बार जो है, जैसे कि अब तक जो है राज्य सेवा की परीक्षा, फिर राज्य स्थापना के बाद से जो है छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा परीक्षा का आयोजन जो किया जाता है, उसकी प्रवृत्ति में जो है अलग अलग वर्षों में जो है बदलाव देखे गए हैं। ये बदलाव जो है सबसे प्रारंभिक स्तर में 2011-12 के समय में आया था। उस समय जो है बिल्कुल पैटर्न को बदल दिया गया, ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव हो गया, और उसके बाद फिर जो है और जो मेजर चेंजेस आया था इनमें से लगभग 18-19 के आसपास में, जिसमें से थोड़ा कुछ उसमें डाइल्यूट किया गया या फिर उस प्रक्रिया में थोड़ा सा बदलाव किया गया, पैटर्न में गया। अब उसके बाद जो है अभी जैसे कि आप जानते हैं, फिर इस फील्ड से राज्य सेवा की परीक्षा या फिर लोक सेवा आयोग के जो परीक्षाओं के बारे में आप इसी तैयारी के बारे में सोच रहे होंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है आप ये बात आपके पास में जरूर सूचना पहुंचा होगा कि इस बार जो है राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा उसके परीक्षाओं में पैटर्न में कुछ बदलाव करने की बात कह रहे हैं। उनके सिलेबस में भी हो सकता है बदलाव आए, प्रश्नों की प्रवृत्ति है, प्रश्नों की जो प्रकृति है उसमें बदलाव आए, और बार बार यह कहा जा रहा है कि एग्जाम जो है अब यूपीएससी के तर्ज पर करवाया जाएगा ये। तो इसी संदर्भ में जो है इस लेक्चर को डेवलप किया जा रहा है, इस लेक्चर की सीरीज को जो है स्टार्ट किया गया है, जिसमें आपको यूपीएससी की जिस प्रकार से, जैसे यूपीएससी के एग्जाम को जो है, यूपीएससी के एग्जाम का मतलब उसमें सिविल सर्विसेज के एग्जाम को जो है क्रैक करने के लिए, या उसमें जो है आईएएस, आईपीएस, आईआरएस के जो ऑफिसर्स हैं उनको सेलेक्ट करने के लिए जो एग्जाम जो कंडक्ट कराने की जो प्रक्रिया है, उनमें जो बहुत मौलिक समझ की आवश्यकता होती है, इस प्रकार से ऐसा माना जाता है ये किसी भी विषय के लिए। तो वैसे ही जो है अगर राज्य सेवा की परीक्षा को यूपीएससी की तर्ज पर करवाने का अगर बातों हम कहते हैं या फिर सुनते हैं, कमीशन के द्वारा हो या फिर सरकार की एजेंसी के द्वारा हो, तो स्वाभाविक है हमें भी यहाँ समझ में आना चाहिए कि यूपीएससी के तर्ज पर करवाने का मतलब क्या है ये। तो इसी परिप्रेक्ष्य में इसी सब संदर्भ को ध्यान में रखते हुए हम इस लेक्चर सीरीज को स्टार्ट किए हैं कि यूपीएससी के तर्ज पर करवाने में जो है बहुत बेसिक जो समझ होती है, जो करवाने की प्रक्रिया होती है, वहाँ जो है किसी विषय की, किसी पर्टिकुलर संकल्पना की बहुत मौलिक समझ की बात कर रहे होते हैं, उनके साथ साथ कुछ तथ्यों की बात कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें अपनी तैयारी की प्रक्रिया को थोड़ा सा और सटीक करते हुए, तैयारी के प्रक्रिया को जो है और सटीक करते हुए, साथ में तैयारी के लिए जो सोर्स जो मटेरियल्स है जिसका हमें स्टडी करना है, वो बहुत मौलिक होना चाहिए। फंडामेंटल बुक्स की स्टडी की हमें करने की आवश्यकता पड़ेगी। ये स्वाभाविक है, प्रश्न जो है बहुत अच्छे प्रकार के होंगे, सारगर्भित प्रकार के होंगे, तो हमें जो है उस मौलिक किताबों की जो है पढ़ने की आवश्यकता होगी, फिर मौलिक संकल्पनाओं की हमें समझ की आवश्यकता होगी, तथ्यों को भी जो है थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम भारत के संविधान और राज्य व्यवस्था पर स्वराज्य टीम के द्वारा, स्वराज्य आईएएस की जो टीम है उनके द्वारा बहुत मौलिक लेक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है। अब कई अपनी सफलताओं में जो है इनको जो है एक
एक सहयोगी के रूप में, आपकी सफलताओं में एक सहयोगी के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सके। तो इस प्रकार से जो है भारत की संविधान और राजभाषा से संबंधित मैंने इसके पहले के लेक्चर में 2-3 लेक्चर ऑलरेडी मैं कर चुका हूं। अब उसी लेक्चर की कड़ी को हम आगे बढ़ा रहे होते हैं इसी क्रम में। तो इसमें जो है मैंने ऑलरेडी इसमें राज्य क्या होता है, इसकी राज्य के मूल कर्तव्य क्या होते हैं, राजनीति क्या होते हैं, इनके कार्य क्या होते हैं, साथ में संविधान क्या होता है, संविधान के प्रकार क्या होते हैं, साथ में सरकार क्या होता है, सरकार के प्रकार क्या होते हैं, सरकार के अलग अलग स्वरूप क्या होते हैं। ये तो इस प्रकार से मैंने जो इन सब बातों पर, सरकार के अंग क्या होते हैं, इस पर मैंने लगभग डिस्कस कर लिया है। और आज इसके लेक्चर के माध्यम आज के इस लेक्चर के माध्यम से मैं अब इसमें जो है एक और मौलिक संकल्पना पर डिस्कस करने वाला हूं, वह है सरकार का स्वरूप। नेचर ऑफ गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं मैं इसमें। तो सरकार का जो स्वरूप है, सरकार का जो स्वरूप है वह है, एक सरकार के कई स्वरूप होते हैं। जैसे बताया मैंने कि सरकार का स्वरूप, नेचर ऑफ गवर्नमेंट की बात करो तो ये स्वरूप जो है कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से पहला स्वरूप जिनकी हम बात कर रहे हैं वह है संसदीय सरकार का स्वरूप। संसदीय सरकार, संसदीय सरकार का मतलब ये है कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं ये, या फिर इस सरकार को जो है एक और दूसरे नाम से जाना जाता है लोकप्रिय या उत्तरदायी सरकार, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। ठीक है, नाम से स्पष्ट है ये सरकार किस प्रकार का है, संसदीय है। इसका मतलब ये है इसमें संसद की सर्वोच्चता है और जो सरकार जो होगा वो संसद के प्रति जवाबदेह होगा। इसकी संकल्पनाओं में यही बातें बुनियादी रूप से स्थापित होती है। ये सरकार जो है एक उत्तरदायी सरकार भी कहलाता है। उत्तरदायी सरकार क्यों, इसलिए चूंकि ये सरकार जो है अपने हर एक कार्यों के लिए उत्तरदायी है, हर एक कार्यों के लिए वहां उत्तरदायी है, हर एक कार्यों के लिए वहां जवाबदेह है। तो जवाबदेह किसके प्रति है, वहां संसद के प्रति। संसद में जो है जनता के प्रतिनिधि होते हैं, इनको सामान्य भाषा में या फिर आसान भाषा में आप कह सकते हैं ये सरकार ऐसा है जो जवाबदेह है जनता के प्रति। तो इस प्रकार के इनके जो है अर्थों में अगर समझिए तो संसदीय सरकार इस प्रकार की सरकार होता है जिसमें संसद की सर्वोच्चता होती है और इसमें सरकार जो कार्यपालिका है वो संसद के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। संसद का नियंत्रण होता है इस सरकार पर। ठीक, अब इसी सरकार को थोड़ा सा उनकी जो बेसिक फीचर है ये, उनकी जो मौलिक विशेषताएं हैं उनको हम समझ लेते हैं। ये इसकी जो विशेषताएं हैं इनमें जो है एक तो जो है सबसे पहली मौलिक बातें इनमें है कि इसमें संसदीय, संसद जो है बेसिकली एक विधायी अंग है राज्य का। ठीक है, तो ये विधायिका है, ये संसद विधायिका जो है एक संसद के रूप में, संसद एक विधायिका के रूप में कार्यपालिका पर इसमें नियंत्रण रखता है। ये कार्यपालिका पर नियंत्रण का मतलब ये हुआ कि विधायिका जो है विधायिका जो है कार्यपालिका पर नियंत्रण रखता है। ये कार्यपालिका जो है एग्जैक्टली जो है वो राज्य के जो कार्य है उनको संचालित करने वाला जो है वास्तविक एजेंसी है। या फिर यहाँ कहा जाए कि विधायिका ने जो कानून बनाया है जो कानून बनाया है उन कानूनों को इम्प्लीमेंट करने के जो काम है वहाँ कार्यपालिका करता है। तो स्वाभाविक है एक कार्यपालिका एक ऐसी एजेंसी है जो राज्य के कार्यों को एग्जैक्टली जो है वो संचालित करता है, क्रियान्वित करता है, ये इम्प्लीमेंट करता है, क्रियान्वित करता है। ये इसका मतलब ये हुआ कि ये सरकार के सबसे महत्वपूर्ण अंग हो गए। क्यों? क्योंकि यही जो है वास्तविक स्तर में जो है नागरिकों को निवासियों को वहां सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। अब एक कार्यपालिका के संदर्भ में जो है जैसे पर्टिकुलरली भारत के बारे में बात करें तो भारत में जो है कार्यपालिका का मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ जो है मंत्रिमंडलीय व्यवस्था है जिसमें स्वाभाविक है इसमें एक मंत्री परिषद होता है। इसमें एक मंत्री परिषद होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है इसमें, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है ये। तो यही एक्चुअली वास्तविक कार्यपालिका है हमारे यहाँ। कार्यपालिका का मतलब जो है इसमें मंत्रिपरिषद है, इस मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री होते हैं और साथ में इसमें जो है कुछ अन्य मंत्री भी होते हैं। ये तो ये तो हो गया हमारी एक कार्यपालिका। ठीक, अब ये हम कह रहे हैं कि कार्यपालिका पर नियंत्रण, इस जो कार्यपालिका है इस कार्यपालिका पर नियंत्रण किसका होगा, विधायिका का होगा। विधायिका के बारे में मैंने इसके पहले के लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि विधायिका में जिनको भारत में हम जो है संसद कहते हैं, इस संसद में जो है राष्ट्रपति होता है और राष्ट्रपति के साथ साथ इसमें 2 सदन होते हैं जिनमें से एक उच्च सदन होता है राज्यसभा के रूप में
उच्च सदन होते हैं राज्यसभा के रूप में, और दूसरा जो होता है निम्न सदन होता है, यह निम्न सदन होता है, जिनको हम जो है लोकसभा के रूप में जानते हैं भारत में। ये तो इस प्रकार से यहाँ पर हम ये कह रहे हैं, इस प्रकार से हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये जो विधायिका है, ये जो विधायिका है, ये विधायिका जो है इस मंत्रिपरिषद मतलब इस कार्यपालिका पर, ये जो कार्यपालिका है इस कार्यपालिका पर वहां नियंत्रण रखता है। ये जो है नियंत्रण रखता है। ये संसदीय सरकार की जो व्यवस्था होती है इसमें इस प्रकार का नियंत्रण बना होता है। नियंत्रण का मतलब ये है कि मंत्रिपरिषद जो है यहाँ सामूहिक रूप से यहाँ संसद के प्रति उत्तरदायी है, विधायिका के प्रति उत्तरदायी है, या फिर यूं कहा जाए एग्जैक्टली जो भारत के संविधान में है मंत्रिपरिषद के बारे में, उनके दायित्व के बारे में वहां जो है संविधान के अनुच्छेद 75(3) हैं। जो आपको प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण जो है अनुच्छेद है, इनको आपको ध्यान में रखना है। तो हम किस अनुच्छेद की बात कर रहे हैं? अनुच्छेद 75(3) की बात कर रहे हैं। अनुच्छेद 75 है और उसमें उपखंड 3 है, सेक्शन 3 है, जिसमें मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि संसदीय सरकार की व्यवस्था में जो कार्यपालिका है वहां संसद के प्रति उत्तरदायी है, जवाबदेह है। पहली बात है तो यही है। इसका मतलब यह है कि जवाबदेहिता तय करके जो है इन पर नियंत्रण स्थापित कर दिया गया है संसद के द्वारा। ये तो पहली विशेषताएं हो गई संसदीय सरकार की। अब दूसरी विशेषता की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस संसदीय सरकार में या फिर उत्तरदायी सरकार में इसमें कार्यपालिका जो है वहां कार्यपालिका जो है 2 होते हैं। इसमें कार्यपालिका जो होते हैं 2 होते हैं। कार्यपालिका जैसे बता चुका हूं कि वास्तविक स्तर पर जो है कार्यों का संचालन कार्यपालिका ही करता है, मगर इस कार्यपालिका में जहां पर संसदीय व्यवस्था की सरकार होगी उसमें जो है 2 कार्यपालिका होते हैं, और 2 कार्यपालिका में एक जो कार्यपालिका होता है उसे कहा जाता है नाम मात्र का कार्यपालिका। नाम मात्र का कार्यपालिका, नाम मात्र का कार्यपालिका। अब नाम मात्र कार्यपालिका एक ही हो गया, और दूसरा जो हो गया वास्तविक कार्यपालिका। दूसरा जो हो गया वास्तविक कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका। अब इनको समझ लेते हैं कि ये नाम मात्र का कार्यपालिका क्या होता है और वास्तविक कार्यपालिका क्या होता है। ये नाम मात्र कार्यपालिका का मतलब ये हुआ कि ये जो है सरकार के नाम मात्र हेड होते हैं। ये ठीक है, वहां सरकार के जो है नाम मात्र के प्रमुख होते हैं, मगर वास्तविक में जो है पूरी शक्ति जो है वास्तविक कार्यपालिका में निहित होती है। जैसे अब भारत के संविधान में जैसे अगर देखें तो भारत के संविधान में जो है आर्टिकल 53 है। इसमें जो है भारत के संविधान में जो है अनुच्छेद 53 है। ये अनुच्छेद 53 है, आर्टिकल 53 है, और आर्टिकल 53 में ये बातें कही गई है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है, संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होंगी। इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअल में जितनी भी काम किए जाने हैं, जितने भी कार्य किए जाने हैं वो सब राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति के रूप में। मगर साथ में इसी अनुच्छेद में आगे यह प्रावधान कर दिया गया है कि वहां शक्ति का प्रयोग, राष्ट्रपति जो है अपनी शक्ति का प्रयोग स्वयं या फिर अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेंगे। और इसी के परिप्रेक्ष्य में, इसी के अनुरूप जो है आर्टिकल 74 में, अनुच्छेद 74 में, अनुच्छेद 74 मतलब 74 में, 74 में यहाँ प्रावधान कर दिया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए, इस राष्ट्रपति की सहायता और उनकी सलाह के लिए, इनकी सलाह के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा, जिनके प्रमुख जो है प्रधानमंत्री होंगे। तो यहां कहा जाए कि शक्ति जो है कार्यपालिका की वो राष्ट्रपति में निहित है,
मगर राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्री परिषद है और वह मंत्री परिषद की सहायता और सलाह के अनुसार ही काम करेगा। इस प्रकार के भारत के संविधान में जो है एक राष्ट्रपति के रूप में कार्यपालिका और दूसरा जो है मंत्री परिषद के रूप में कार्यपालिका, मगर वास्तविक रूप में शक्ति का जो प्रयोग है वहां मंत्री परिषद ही कर रहा होता है। इस प्रकार से क्या हो गया, एक नाम मात्र का या फिर नामिक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव और एक जो है रियल या फिर वास्तविक एग्जीक्यूटिव। ये तो होगी दूसरी विशेषता। अब हम चलते हैं आगे, इसमें जो है तीसरे क्रम में जो है तीसरे विशेषताओं की तरफ। इसमें जो है इसमें विशेषताएं होती है कि इसमें बहुमत प्राप्त दल का शासन होता है। जैसे हम डिस्कस कर रहे थे इसमें कि यहाँ पर एक मंत्री परिषद होता है। ये यहाँ पर जो है एक मंत्री परिषद होता है। ये मंत्री परिषद जैसे बताया मैंने कि मंत्री परिषद किसके लिए है, तो यहाँ राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए है। राष्ट्रपति ही पूरे वास्तविक रूप में जो है शासन को संचालित करने वाले उनकी कार्यकारी एजेंसी के प्रमुख होते हैं ये, ठीक है, नाम मात्र रूप से देखा जाए तो इनमें से, मगर वास्तविक शक्ति जो है इसी मंत्री परिषद में है। अब इसी मंत्री परिषद के गठन की बात कर रहे हैं ये। तो इस मंत्री परिषद गठन किस प्रकार का, जैसे कि आप जानते हैं अभी चुनाव होने वाला है, कल 7वें चरण का जो है अंतिम चुनाव है। कल अंतिम इस 18वीं संसदीय चुनाव का जो है अंतिम चरण का चुनाव है। और उसमें जब जानते हैं कि उसमें जो है सभी राजनीतिक दल जो है अलग अलग तरीके से राजनीति करके वहां सत्ता प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। सत्ता प्राप्त करने का प्रयास का मतलब ये है वो सरकार की गठन के लिए सरकार के गठन के प्रयास कर रहे हैं। तो सभाई के सरकार का गठन किस प्रकार का होगा, जिनको बहुमत प्राप्त हो। जिस दल को बहुमत प्राप्त दल, और बहुमत कहां पर प्राप्त होगा, तो स्वाभाविक है किसके प्रति जवाबदेह है, ये लोकसभा में जवाबदेह है। तो स्वाभाविक है बहुमत कहां पर प्राप्त हो उनको, लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा में। तो इस प्रकार से जो है ये मंत्री परिषद जो है इसका गठन या इसमें जो मंत्री जो है उन्हीं दल के सदस्यों को बनाए उन्हीं दल के सदस्यों के द्वारा गठित किया जाएगा जिनको बहुमत प्राप्त हो। कभी कभी स्थिति अलग प्रकार की हो जाती है, किसी भी दल को जो है बहुमत ना प्राप्त हो, ऐसा भी हो जाता है कभी कभी। तो वहां पर एक त्रिशंकु प्रकार का जो है सरकार का गठन कर दिया जाता है, या फिर कह सकते हैं मिलीजुली सरकार का गठन कर दिया जाता है, या गठबंधन सरकार की गठन कर दिया जाता है। मगर जैसे भी हो उसमें सरकार का गठन जैसे मंत्री परिषद का गठन होता है ये। तो इस प्रकार से क्या हो गया, इसमें बहुमत प्राप्त दल का शासन होता है ये। दूसरा जो है ये चौथी विशेषता जो होती है इनमें, वह है सामूहिक उत्तरदायित्व। यहां है सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब ये हुआ इनमें कि एक समूह है। ये जो मंत्री परिषद है, जो कार्यपालिका वास्तविक कार्यपालिका है, वो मंत्री परिषद जो है एक समूह के रूप में काम करते हैं। ये जो मंत्री परिषद है, ये मंत्री परिषद वास्तविक रूप में अगर देखा जाए तो यहां जो है एक समूह के रूप में काम करेगा। यहां जो है एक समूह के रूप में काम करेगा। समूह का मतलब ये है कि इसमें जो है नेतृत्व किसका है, प्रधानमंत्री का है, मगर इनके साथ साथ इसमें अन्य मंत्री भी है। मगर ये मंत्री और इसमें जो प्रधानमंत्री जो भी निर्णय लिए जाएंगे, जो मंत्री परिषद के जो भी निर्णय लिए जाएंगे, यह माना जाएगा कि वहां उस पूरे मंत्री परिषद का निर्णय है, सामूहिक निर्णय है। अब स्वाभाविक ही अगर सामूहिक निर्णय है, इसका मतलब ये है कि इनमें सभी जो है मंत्री परिषद सामूहिक रूप से यहां उत्तरदायी होगा उस निर्णय के प्रति जो है वहां सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे। यही बातें कहा गया है संविधान के अनुच्छेद 75 के उपखंड 3 में, ये कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। तो इस प्रकार से संसदीय सरकार की व्यवस्था में एक सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत काम करता है। एक सिद्धांत है ये जो काम करता है इस प्रकार से। ये तो ये किसी भी देश में अगर संसदीय सरकार की व्यवस्था है, जैसे कि भारत में संसदीय सरकार की व्यवस्था है, ब्रिटेन में संसदीय सरकार की व्यवस्था है, मगर अमेरिका में संसदीय सरकार की व्यवस्था नहीं है। वहां पर एक अलग व्यवस्था है जिनकी हम थोड़ी देर में और लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जो अध्यक्षात्मक सरकार की व्यवस्था है ये। तो इस प्रकार से क्या हो गया हमारे यहाँ
इस प्रकार से क्या समझ लिया हम लोगों ने, सामूहिक उत्तरदायित्व को समझ लिए। उसके बाद संसदीय सरकार की जो अगली विशेषता है वह है राजनीतिक एकरूपता। इनमें क्या है, राजनीतिक एकरूपता। राजनीतिक एकरूपता का मतलब ये है कि पॉलिटिकल यूनिफॉर्मिटी बनी होती है। ऐसा जैसे कि मैंने भी डिस्कस किया, जैसे मैंने बताया अभी जो है इसमें बहुमत प्राप्त दल का शासन, बहुमत प्राप्त जो राजनीतिक दल है, बहुमत प्राप्त जो राजनीतिक दल है, इस दल के द्वारा जो है सरकार का गठन किया जाता है। इस बहुमत प्राप्त दल के द्वारा सरकार का गठन किया जाता है। यह तो स्वाभाविक है, इसमें जो बहुमत प्राप्त है वही जो है राजनीतिक दल जो है सरकार का गठन करेगा। इसका मतलब यह है कि वो जो राजनीतिक दल है, वो राजनीतिक दल जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसका एक निश्चित एजेंडा है, जिनका एक निश्चित एजेंडा होता है। ये वह अपने एजेंडा के अनुरूप ही जो है वहां लोगों के सामने जाता है, मतदान उसमें अपने फेवर में बातें करते हैं, अपनी एजेंडा को समझाने की बात करते हैं, नीतियों को समझाते हैं। और यदि मान लो वहां जनता उनकी नीतियों से अगर मान लो वहां प्रभावित हुआ या उनको समर्थन देते हैं, तभी वहां उनको मत देते हैं। और मत दिया और उसमें अगर बहुमत दिया, बहुमत प्राप्त हो गया, तभी सरकार का गठन होता। तो स्वाभाविक है उसका एजेंडा जो है बिल्कुल निश्चित है। यह वैसी एजेंडे के अनुरूप ही उसकी सरकार काम कर रही होती है। तो स्वाभाविक है इससे अगर मान लो जो है, यदि मान लो जो है कि वो दल जो एक बार सरकार में रही और अगले बार भी फिर सरकार में आई, या अगले बार उसकी निरंतरता बनी होती, तो एग्जैक्टली इससे क्या होता है कि उनकी जो नीति, उसके जो है एजेंडे जो है वो, उनके एजेंडे जो उन्होंने जो पहले तय कर रखे हैं, उसी एजेंडे को जो है वहां आगे बढ़ा रहा होता है। और फिर अगले जो है टर्म्स या जो टर्म और जो अगला काल अवधि है उसमें भी उसी एजेंडे को आगे बढ़ा रहे होते हैं, और उसके बाद फिर वहां उसी क्रम में फिर और आगे बढ़ते चले जाते हैं यदि उनको अवसर मिला तो इस प्रकार से जो है इसमें इनकी नीतियों में क्या होती है, एक रूपता होती है। इनकी एजेंडे में जो है एक रूपता होती है कि ये कोई बहुत मौलिक रूप से बदलाव कर देंगे, सामान्यतः ऐसा नहीं होता है। मगर ये अलग बात है कि आजकल जो है स्वार्थपरक राजनीतिक दलों के द्वारा जो है इस एजेंडे को जो मौलिक सिद्धांत के रूप में काम करता है, कई राजनीतिक दल होते हैं जो अपने अपने एजेंडों से जो है कभी बंधे नहीं होते हैं, मगर कुछ ऐसी भी राजनीतिक दल हैं जो अपने एजेंडे से जो है कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं और लगातार उस सरकार को एक स्थायी रूप दे करके लगातार वहां निश्चित दिशा में काम कर रहे हो। तो इस प्रकार की व्यवस्था किसमें होती है, इस संसदीय सरकार की व्यवस्था में होती है। तो ये तो हो गया राजनीतिक एकरूपता हो गया। अब तीसरी बात कह रहे हैं इसमें हम जो है, अगली जो बात करें वह है दोहरी सदस्यता का। दोहरी सदस्यता, देखो सदस्यता की बात कर रहे हैं यहाँ पर जो है हम, ठीक है, और संसदीय सरकार भी सदस्यता की बात कर रहे हैं। अब जैसे अभी वर्तमान में समझ लीजिए आप, अभी जो है 18वीं जो है संसदीय आम चुनाव हो रहा है। आप ये जानते हैं, ठीक है, 7 चरण में चुनाव होने हैं, जिनमें जो है इस पूरे भारत के क्षेत्र में हमने जो है एकल सदस्यीय जो है हमने प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र ऐसे बना रखे हैं। और ऐसे जो है प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र भारत में जो है वर्तमान में 543 है। इसी के लिए यहाँ पर जो है चुनाव हो रहे हैं। अब जानते हैं ये, अब इसमें जो है एक एक जो है प्रादेशिक जो निर्वाचन क्षेत्र है, इसमें जो है चुना तो एक ही व्यक्ति को दिया जाना है, एक ही व्यक्ति का उसमें चुनाव में जो जीत करके आएंगे। मगर इसमें जो है पॉलिटिकल पार्टी में कई अलग लोग और कुछ तो निर्दलीय भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं और ये चुन करके कहाँ जाने वाले हैं, ये लोकसभा में जाने वाले हैं। किसमें जाने वाले हैं, ये लोकसभा में जाने वाले हैं। ये जो संसद के जो है निचला सदन है, ये लोकप्रिय सदन है जिनमें कहते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो है लोकसभा में ये जो है संसद में जो निचला सदन है लोकसभा, उनका सदस्य है, मतलब ये सांसद है। ये क्या है, सांसद है। ये लोकसभा में जो सदस्य है, ये सदस्य बेसिकली क्या है, एक सांसद है। ये
जो इस विधायिका का सदस्य है, विधायिका के जो अंग है उसका सदस्य है। पहली बात है तो हमें ये समझ में आना चाहिए। तो कोई भी सदस्य जो होगा, चलो इसका मान लेते हैं कि ये कोई मान लो जो है आप एक जो भी व्यक्ति आप चाहे अपने हिसाब से पसंद कर सकते हैं, ये जो है आपने मान लिया कि चलो यहां जो है लोकसभा में चला गया, ये बात लो, ठीक। ये व्यक्ति जो है अब ये एक जो है सांसद बन गया, आप ये मान के चलिए, ये जो है चलो मान लीजिए फिर सांसद बन गए हैं। अब संसदीय क्षेत्र में जाकर वहां जो है अपना बातें रखेंगे। अब ये दूसरी बात कह रहे हैं, अब मान लो जो है यही जो सदस्य जो है जिस पॉलिटिकल पार्टी से वहां बिलोंग करता है, यदि मान लो जो है उनकी दल को बहुमत प्राप्त हो गया, यदि उस दल को बहुमत प्राप्त हो गया, बहुमत प्राप्त हो गया, बहुमत प्राप्त हो गया, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये अब सरकार का गठन कर सकते हैं। सरकार का गठन करने का मतलब ये हुआ कि ये जो है मंत्री परिषद, ये जो है मंत्री परिषद, ये जो है मंत्री परिषद का गठन कर सकते हैं। मंत्री परिषद गठन कर सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है अब एक्चुअल में जो है कार्यपालिका का हिस्सा बनने वाले हैं, ये जो है कार्यपालिका का हिस्सा बनने वाले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वही व्यक्ति, ये जो वही व्यक्ति है, ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति एक तरफ देखा जाए, ये व्यक्ति एक तरफ देखा जाए तो एक तरफ यहां जो है संसद का भी हिस्सा है, अब दूसरी तरफ यही जो व्यक्ति है वहां जो है इस तरफ कार्यपालिका का भी हिस्सा है, कार्यपालिका का भी हिस्सा है। इसका मतलब ये एक संसद के रूप में सदस्य हो गया और दूसरा जो है वहां कार्यपालिका के रूप में सदस्य हो गया। इसका मतलब ये है इनकी जो सदस्यता है वह कैसी है, दोहरी है। कैसा है, दोहरी है, इसीलिए कहा जाता है। तो ऐसी व्यवस्था किसमें होती है, ये संसदीय सरकार की व्यवस्था में होती है। ये तो इस प्रकार से यहां हो गया उनकी विशेषताओं में ये दोहरी सदस्य होती है। इसका मतलब ये है कि यहां पर जो सदस्य है वो विधायिका का भी हिस्सा हो गया और साथ में वहां जो है कार्यपालिका का भी हिस्सा हो गया। ये बातें हो गई है। अब उसमें जो है अगली विशेषता की तरफ चलते हैं। इस संसदीय सरकार की व्यवस्था में जो है, इस संसदीय सरकार की व्यवस्था में कार्यपालिका को प्रधानमंत्री का नेतृत्व प्राप्त होता है। इसमें प्रधानमंत्री का नेतृत्व प्राप्त होता है। प्रधानमंत्री का नेतृत्व प्राप्त होता है, इसका मतलब इस प्रकार से अगर समझ ले कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में जैसे कि आर्टिकल 74 में अनुच्छेद 74 में 74(1) में विशेष रूप से 74 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए लिखा गया है, किसमें, राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए। किसकी सहायता और सलाह के लिए, राष्ट्रपति की सहायता व सलाह के लिए, इसके लिए एक मंत्री परिषद होगा, एक मंत्री परिषद होगा। ये बातें कह रहे हैं ये। इस मंत्री परिषद होगा जिसके प्रमुख प्रधानमंत्री होंगे। स्पष्ट रूप से भारत के संविधान में भी और एक्चुअल में जो है संसदीय शासन की व्यवस्था में इस प्रकार की व्यवस्था होती है। इसका मतलब यह हुआ इस मंत्री परिषद जो वास्तविक कार्यपालिका है, कार्यपालिका के वास्तविक शक्ति के प्रयोग यही जो मंत्री परिषद करते हैं, उनका नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं। वहां मंत्रियों में प्रथम है। इसीलिए यदि उस मंत्री परिषद को अगर मान लो नेतृत्व प्राप्त नहीं हुआ तो पूरा मंत्री परिषद ही कोलैप्स कर जाता है। मतलब यह हुआ दूसरे शब्दों में कि प्रधानमंत्री ने अगर मान लो जो है त्याग पत्र दे दिया तो स्वाभाविक रूप से ये मंत्री परिषद का जो है विघटन हो जाएगा। यहां तो हो गया प्रधानमंत्री का नेतृत्व।
इसके बाद फिर जो है दूसरी और बात, एक आगे और विशेषता की तरफ चलते हैं संसदीय सरकार की। उनमें वह है निचले सदन का विघटन। निचले सदन, अब सदन की बात हो रही है तो बहुत स्पष्ट समझ में आ चुका होगा कि वे ये विधायक के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। तो हमें ये समझ लेना है, जैसे कि जो है आप जानते हैं कि भारत की जो है संसद में, भारत की विधायिका का नाम जो है संसद है, पार्लियामेंट है, सामान्य भाषा में ऐसे कह सकते हैं हम, संसद है हमारे पास में, ठीक है। और संसद का जो है जानते हैं इनकी संरचना में एक तो जो है राष्ट्रपति होता है, इनका नेतृत्व राष्ट्रपति का है, और उसके बाद साथ में हम जानते हैं इसमें 2 सदन है। ये अब 2 सदन है, अब 2 सदन में जो है उसका पहले भी डिस्कस कर चुका हूं मैं, वो 2 सदन है जिनमें एक जो है उच्च सदन है और एक जो है निम्न सदन है। उच्च सदन है उसका नाम जो है राज्यसभा है, और दूसरा जो निम्न सदन है उसका नाम जो है लोकसभा है। लोकसभा है। अब इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि इनकी जो है स्थिति, इनकी अवधि के बारे में, या फिर इनका जो है ये कह सकते हैं कि इनकी जो है कालावधि क्या होती है, या फिर किस प्रकार के स्वरूप लिए होते हैं। तो हमें ये समझ लेना है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर दूसरे निचले सदन की बात कर रहे हैं, निचले सदन की बात कर रहे हैं, तो निचले सदन का मतलब क्या हुआ, लोकसभा हुआ। निचले सदन का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर जो है लोकसभा हुआ, ये निचले सदन हो गया हमारे पास में। तो ये कह रहे हैं कि निचले सदन का जो है विघटन होना बेसिकली अगर कहा जाए तो ये, तो इसमें एग्जैक्टली संसदीय शासन की व्यवस्था में ये होता है कि जैसे मैंने इस पहले डिस्कस किया कि इसमें जो मंत्री परिषद है, ये इसमें जो मंत्री परिषद है और मंत्री परिषद के जो प्रमुख होते हैं, मंत्री परिषद के जो प्रमुख होते हैं प्रधानमंत्री, ये प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा इस निचले सदन का विघटन किया जा सकता है, इसका विघटन कर सकते हैं। मतलब इनके विघटन की जो बातें हैं निचले सदन का, वो किसके द्वारा, मंत्रिपरिषद के प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा कर दिया जाता है। मतलब निचला सदन जो है क्या है, एक तरह से कह सकते हैं कि वो अस्थायी सदन है, वो स्थायी सदन नहीं है। ये तो पहली बातें हो गया। मगर दूसरा सदन जो होता है जिनको हम उच्च सदन कहते हैं, जिनको भारत में हम जो है राज्यसभा के नाम से जानते हैं, ये जो है एक स्थायी सदन होता है। यहां जो है एक स्थायी सदन है। स्थायी सदन होने का मतलब ये है इनके सभी सदस्य एक साथ जो है अपने पद रिक्त नहीं, सभी सदस्यों का पद एक साथ इसमें रिक्त नहीं होता है। जबकि जो है निचला सदन जो लोकसभा है, उनके सभी सदस्यों का जो है जो पद की रिक्तता जो है एक साथ राष्ट्रपति के द्वारा उस लोकसभा को विघटित करके कर सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या हो गया, निचला सदन का इसमें विघटन होता है। किसमें, इस संसदीय सरकार की व्यवस्था में, जिसमें विघटन के जो कार्य है वह राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर ये बातें हो गई है। अब उसमें जो है अगला जो ये फिर कह सकते हैं संसदीय सरकार में सबसे अंतिम विशेषता है, वहां लिखा, वहां है इसमें पद की गोपनीयता। पद की गोपनीयता, ये जो बहुत विशेष बातें हैं इसमें संसदीय सरकार की व्यवस्था में। तो अब थोड़ा सा और समझ लेते हैं। जैसे मैं बार बार डिस्कस कर रहा हूं, इसमें मंत्रिपरिषद है, ये इसमें क्या है, मंत्रिपरिषद है। तो स्वाभाविक है वास्तविक कार्यपालिका जो है यही है। तो यही जो है वास्तव में देखा जाए तो जो निर्णय लिए जाने हैं, सरकार के जो भी निर्णय लिए जाने हैं, वह इसी मंत्रिपरिषद के द्वारा ही लिए जाने हैं, इसी मंत्रिपरिषद के द्वारा लिए जाने। मतलब कोई नीति बनाने के संदर्भ में है, कोई योजना है, परियोजना है, जो भी है इसमें से, तो वो सब निर्णय जो है इसी मंत्रिपरिषद में एक मंत्री के द्वारा लिए जाने हैं। तो स्वाभाविक है, जैसे कि आप जानते हैं कि मंत्रिपरिषद में जो मंत्री अगर पद जो ग्रहण कर रहा है तो वह 2 प्रकार का शपथ लेता है। मंत्रिपरिषद में कोई मंत्री जो है पद ग्रहण करने से पहले वहां जो है 2 प्रकार का शपथ लेता है। ये एक तो शपथ लेता है वहां जो है, एक तो शपथ लेता है मंत्री के रूप में, एक तो शपथ लेता है वहां मंत्री के रूप में,
ठीक है। अब दूसरा जो शपथ होता है वहां उन मंत्री के पद की गोपनीयता के रूप में, पद की गोपनीयता, पद की गोपनीयता, पद की गोपनीयता का मतलब उनको समझ लेते हैं कैसा क्या है। एक जैसे पहली बात कह रहा हूं कि मंत्री, तो मंत्री पद को धारण कर रहे हैं, इसीलिए यहां पहले मंत्री पद को धारण करने से पहले वहां शपथ लेगा। शपथ लेगा जैसे कहते हैं इनमें जो है कि इसमें जो भारत के संविधान में स्पष्ट मेंशन कर दिया गया है 30वीं सूची में कि कोई मंत्री जो है किस प्रकार से वहां शपथ लेगा, उसमें जो प्रावधान कर दिया गया जैसे कि मैं अमुक ईश्वर या फिर सत्यनिष्ठा को साक्षी मानकर संविधान विधि द्वारा स्थापित संविधान का इस प्रकार से शपथ लेता हूं, या फिर जो बाकी बातें हैं ये मतलब उनके साथ साथ जो है वहां मंत्री जो है पद की गोपनीयता का भी वहां शपथ लेता है, उनका भी वहां शपथ लेता है। ये इसका मतलब ये हुआ, पद की गोपनीयता का मतलब यह हुआ कि तब जब उनके पास में जो है उस मंत्री परिषद के निर्णय को जो है उनके सामने रखा जाएगा, उस पर विचार करेंगे, तो जब तक जो है वो व्यक्ति जो मंत्री है वो मंत्री के रूप में जो है उनको बताने के लिए दायित्वाधीन नहीं कर दिया गया है, ठीक है, मतलब वहां उस मंत्री के रूप में जो है तब तक उनको ना बता दे सार्वजनिक रूप से, उसके पहले तक उनकी वहां गोपनीयता बनाए रखेगा। और यदि मान लो वह उनकी गोपनीयता नहीं बनाया, उसने किसी और को जो है उनको सार्वजनिक रूप से मंत्री के दायित्व के निर्वहन से के रूप से पहले अगर वह किसी और व्यक्ति या संस्था से उस सूचना को वहां उसने लीक कर दिया या फिर बता दिया या फिर साझेदारी किया उन्होंने, तो वहां वास्तविक अर्थ में जो शपथ लिया था पद की गोपनीयता का, संविधान विधि द्वारा स्थापित संविधान को साक्षी मान करके वहां ने जो उसने उस पद की गोपनीयता को त्याग दिया। तो ऐसा जो है संसदीय सरकार की व्यवस्था में नहीं होता है। तो इस प्रकार से ये कह सकते हैं कि संसदीय सरकार की व्यवस्था में जो है, संसदीय सरकार की व्यवस्था में पद की गोपनीयता एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है। ठीक, इस प्रकार से हम समझ लिए संसदीय सरकार की व्यवस्था को। तो वैसे जो है दूसरी और व्यवस्था है सरकार का, उनको हम समझ लेते हैं जल्दी जल्दी से। वहां व्यवस्था है सरकार का, वहां व्यवस्था है सरकार का दूसरा जो है अध्यक्षात्मक सरकार की व्यवस्था, वहां जो है अध्यक्षात्मक सरकार की, अध्यक्षात्मक शासन की व्यवस्था। इसमें थोड़ी जल्दी से समझ लेते हैं कि पहले जैसे कि ये अध्यक्षात्मक शासन की व्यवस्था है, इनको कभी कभी जो है इनको हम राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था भी कह देते हैं, इनको जो है राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था भी कह देते हैं ये, ठीक है, राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था भी कह देते हैं ये। अब इसमें जो है ऐसा है कि चूंकि ये भारत में नहीं है, इस प्रकार की व्यवस्था भारत में नहीं है, इस प्रकार की व्यवस्था जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ये इस प्रकार की व्यवस्था जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अब ये जो व्यवस्था है एक्चुअल में इसको थोड़ा सा कह सकते हैं कि हम संसदीय सरकार की व्यवस्था के जस्ट विपरीत में है, ये विपरीत प्रकार के इसमें थोड़े से गुण है, ऐसा मान लेते हैं ये, ठीक है। जैसे कि इसमें जो है अध्यक्षात्मक शासकीय प्रणाली में जो है इसमें एकल कार्यकारिणी होता है। एकल कार्यकारिणी मतलब यह हुआ कि एकल कार्यपालिका, एकल कार्यपालिका, एकल कार्यपालिका। एकल कार्यपालिका का मतलब यह है कि इनमें कार्यपालिका जो प्रमुख है वो एक ही होगा, इसमें कोई नाम मात्र का और कोई वास्तविक प्रकार का ऐसा कोई अवधारणा यहां पर काम नहीं करता। इसका मतलब यह है जिसमें कार्यपालिका की शक्ति निहित होगी वही वास्तविक स्तर में जो है शक्ति का संचालन करेगा, वही वास्तविक स्तर में शक्ति का प्रयोग करेगा। जैसे कि भारत में अगर देखा जाए तो कार्यपालिका शक्ति, संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है राष्ट्रपति में निहित है, मगर वास्तविक शक्ति का प्रयोग जो है मंत्रिपरिषद ही करता है। तो वहां पर दोहरी कार्यपालिका है, मगर यहां जो अध्यक्षात्मक शासन की व्यवस्था में जो है वास्तविक नाम मात्र की कार्यपालिका
या फिर वास्तविक कार्यपालिका कहा जाए तो वहां एक ही होता है। मतलब कार्यपालिका मूल रूप से क्या होता है, एक होता है। जैसे कि अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, वहां राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्राध्यक्ष भी है और साथ में वहां सरकार की मुखिया भी है, दोनों है। यहां पर कोई नाम मात्रा का और कोई वास्तविक नहीं, यहां पर वास्तविक ही कार्यपालिका है, केवल एक ही कार्यपालिका है, दोहरी कार्यपालिका की व्यवस्था इसमें नहीं होता है। ये दूसरी बातें ले रहे हैं। दूसरी विशेषता जो है इस अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की, वहां है कार्यपालिका विधायिका के अधीन नहीं होते। अभी जस्ट हमने डिस्कस किया कि जो संसदीय शासन की व्यवस्था में ये मंत्री परिषद जो है, ये जो मंत्री परिषद है, यह मंत्री परिषद सामूहिक रूप से ये मंत्री परिषद जो है सामूहिक रूप से यहां लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस कार्यपालिका पर नियंत्रण जो बना हुआ है वहां विधायिका का है। इस संसदीय सरकार की व्यवस्था में, ये संसदीय सरकार की व्यवस्था है, मगर इस व्यवस्था में, इस अध्यक्षात्मक शासन की व्यवस्था में ऐसा नहीं होता है। इस व्यवस्था में जो है ये जो कार्यपालिका है, जैसे कि अमेरिका में होता है, अमेरिका में जो कार्यपालिका है, मतलब वहां के कार्यपालिका प्रमुख जो है राष्ट्रपति, क्या है, राष्ट्रपति। तो वहां जो है इनका संबंध या फिर ये जो है इस विधायिका का, अमेरिका में जो विधायिका है उनका, उस विधायिका के वहां हिस्सा नहीं होता, उससे बिल्कुल ये स्वतंत्र होते हैं। ये तो हो गया, विधायिका जो है उससे बिल्कुल अधीन नहीं है, ये अपने सभी काम के लिए जो है उत्तरदायी है, मगर विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं। इस प्रकार से यहां हो गया कि कार्यपालिका की विधायिका के अधीन नहीं है, जो कि भारत में कैसा है, संसदीय शासन की व्यवस्था है, और ये जो हो गया अध्यक्षात्मक शासन की व्यवस्था का। अब अगली विशेषता में चलते हैं। इसमें तीसरी विशेषता है कि राष्ट्रपति, तो जानते हैं कि अध्यक्षात्मक शासन की व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति इन्हीं के पास में ही है, वास्तविक और नाम मात्र तो होता ही नहीं है इनमें। तो ये क्या हो गया, राष्ट्रपति और विधायिका, राष्ट्रपति एवं वहां की जो विधायिका है इस अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में, इसमें पृथक रूप से निश्चित अवधि के लिए निर्वाचन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हमारे यहाँ कह सकते हैं कि हम वहाँ, हमारे यहाँ ये कह सकते हैं कि जो कार्यपालिका है, ये जो बहुमत प्राप्त दल जिनको प्राप्त होगा वही एक्चुअल में सरकार का गठन करता है, ठीक, मतलब कार्यपालिका वही बनाएंगे आगे चल करके। इसमें जो ये कह सकते हैं कि विधायिका का भी हिस्सा है और जो कार्यपालिका का हिस्सा, मतलब कार्यपालिका एक तरह से देखा जाए तो विधायिका का ही हिस्सा होता है, मगर यहां पर इस प्रकार से नहीं होता है। इसमें राष्ट्रपति का निश्चित अवधि के लिए चुनाव होते हैं और उतने समय तक वहां अपने कार्यों को संचालित करते हैं कार्यपालिका प्रमुख के रूप में। और वैसी विधायिका का भी जो है यहां पर, वैसी जो है विधायिका का भी यहां पर निश्चित अवधि के लिए जो है चुनाव होता है, निर्वाचन होता है, और निश्चित अवधि के लिए वहां लगातार बने रहते हैं। और उनका जो है, उनका विघटन एक अलग विशेषता में, इसी में अगली विशेषता है, इनका निचले सदन का विघटन राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जा सकता। जबकि अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे कि संसदीय शासन की व्यवस्था में जो निचला सदन है उनको प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति विघटित कर सकते हैं। ये तो जो हो गया इनकी विशेषताएं। उनमें से एक विशेषता जो है थोड़ी सी और बचा हुआ है, वह है सर्वोच्च शासक। इस अध्यक्षात्मक शासन की व्यवस्था में जो सर्वोच्च शासक होता है, मतलब वास्तविक कार्यपालिका जो प्रधान है, ये कह सकते हैं जो जिसमें जो कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करते हैं, वहां जो होता है सर्वोच्च शासक होता है। और सर्वोच्च शासक को इसमें कहा जाता है या तो अध्यक्ष या फिर उनको कहते हैं प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति।
इसीलिए जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के जो राष्ट्रपति है ये बहुत ही शक्तिशाली प्रतीत होते हैं भारत की राष्ट्रपति की तुलना में। इस प्रकार से हमने समझ लिया कि सरकार के जो है दो स्वरूप होते हैं, जिनमें से एक स्वरूप जो है इसके पहले डिस्कस किया मैंने, वह जो स्वरूप है कि संसदीय सरकार की व्यवस्था, जिनकी मैंने कुछ विशेषताओं की बात किया। इन विशेषताओं को फटाफट एक बार और देख लेते हैं। इसमें विधायिका के द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, ये डिस्कस किया मैंने। इसमें नाम मात्र का और साथ में जो है वास्तविक कार्यपालिका मतलब दोहरी कार्यपालिका होता है, ये डिस्कस कर लिए। फिर संसदीय सरकार की व्यवस्था में क्या होती है, बहुमत प्राप्त दल का शासन होता है, जिनको ज्यादा पद प्राप्त होगा वो जो है अपनी सरकार का गठन करता है। इसमें अगली विशेषता देखें हमने, यहाँ पर मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। सामूहिक उत्तरदायित्व मतलब ये है कि मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसमें साथ में यहां भी डिस्कस किया कि राजनीतिक रूप से वहां एकरूपता बनी होती है, पॉलिटिकल पार्टी के निश्चित एजेंडा होता है और उसी एजेंडे के अनुरूप वहां जो अपनी जनता के पास जाते हैं और अपनी वहां मतदान मांगते हैं, वोट मांगते हैं और फिर धीरे अगर मान लो उनको बहुमत प्राप्त हुआ तो उनके द्वारा सरकार का गठन कर लिया जाता है। इसमें जो है दोहरी सदस्यता होती है। दोहरी सदस्यता मतलब मैंने बता दिया कि वहां पर कार्यपालिका सदस्य भी होते हैं और साथ में विधायिका का भी हिस्सा होता है। ये प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है, मंत्रिपरिषद में प्रमुख प्रधानमंत्री होता है और वैसे जो है इसमें साथ में यह भी कर सकते हैं, मंत्रिपरिषद या उनके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा संसद के जो दो सदन में से जो निचला सदन है, जो अस्थायी सदन है, उनका विघटन कर सकते हैं। ये मगर जैसे कि जानते हैं कि पहले जो सदन होता है वहां स्थायी सदन होता है, ये उसके बाद फिर अगले जो है रूप में चलते हैं, इनमें पद की गोपनीयता भी बनाए रखते हैं। ये इस प्रकार से हो गया संसदीय सरकार की व्यवस्था। दूसरा बताया मैंने जो है सरकार दूसरी व्यवस्था में अध्यक्षात्मक सरकार की व्यवस्था है, जिसमें जो है एकल कार्यकारिणी होती है, मतलब इसमें नाम मात्रा और वास्तविक प्रकार का कुछ भी नहीं होता है। दूसरा होता है कार्यपालिका विधायिका के अधीन नहीं होते हैं। फिर उसमें अब किस प्रकार की बातें की हैं हमने अलग अलग विशेषताओं को लेकर के, ऐसी ही अब इस प्रकार से समझ रहे हैं आप, हम बहुत मौलिक रूप से संविधान और उनके अलग अलग संकल्पनाओं को समझ रहे हैं। आगे के लेक्चर में हम इसी प्रकार से और इसमें सरकार की और भी व्यवस्था है और साथ में शासन की भी व्यवस्था है, जिनमें से एक जो है एकात्मक शासन की व्यवस्था है और साथ में वैसे जो है संघात्मक शासन की व्यवस्था है। एकात्मक शासन की व्यवस्था और साथ में संघात्मक शासन की व्यवस्था है, परिसंघात्मक व्यवस्था है। हम इसके बारे में और अगली लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब लगातार इस प्रकार से वीडियो अपलोड करेंगे, इसके बारे में भी और लगातार अलग अलग विषय पर इसमें टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।